जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं जीव जनन कैसे करते हैं और आज अपना उसकी लास्ट क्लास रहने वाली है। आज के जो अपने टॉपिक हैं, एक तो हम लोग पहले बात करेंगे जनन स्वास्थ्य के ऊपर, उसके बाद हम बात करेंगे रोगों का लैंगिक संचरण, भाई लैंगिक क्रिया के कारण भी क्या कोई रोग उत्पन्न हो सकते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे गर्भरोधन और गर्भरोधन के प्रकार। तो आज का अपना आपका पहला टॉपिक आपके सामने है, जनन स्वास्थ्य की बात करते हैं, जीवों के स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका जनन स्वास्थ्य होता है उसका अर्थ क्या होता है, उसी के बारे में हम लोग सिर्फ पढ़ने वाले हैं। तो आप इसमें आपकी भाषा दे रही थी एकदम सरल सी कि जनन स्वास्थ्य का जो आपका तात्पर्य है वो आपका जनन के सभी पहलू, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो भावनात्मक हो, चाहे आपकी व्यवहारिक हो या आपके सामाजिक हो, उससे है। इसमें जनन में सारों से संबंध है, चाहे वो आपके शारीरिक हो स्वास्थ्य, चाहे वो आपका भावनात्मक हो, चाहे आपका वो व्यवहारिक हो, चाहे आपका वो कौन सा हो सामाजिक हो। जनन स्वास्थ्य का संबंध सभी से है। चाहे वो अब स्वास्थ्य सिर्फ शारीरिक नहीं होता है, मानसिक भी होता है, भावनात्मक भी होता है, व्यवहारिक भी होता है, सामाजिक होता है। सभी के साथ आपका स्वास्थ्य कैसा है, तो वो हो गया आपका जनन स्वास्थ्य। जो अपना मुख्य टॉपिक है आपका ये देखो, रोगों का लैंगिक संचरण। रोगों का लैंगिक संचरण, इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, भाई रोगों का लैंगिक संचरण है उससे क्या मतलब है आपका। तो आपको पता होना चाहिए कि अनेक रोग होते हैं, आपके बहुत सारे रोग होते हैं। उन अनेक रोगों का कारण क्या होता है, वो आपका लैंगिक संचरण हो सकता है। लैंगिक संचरण का मतलब होता है जिसमें आपकी नर और मादा द्वारा निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन की प्रक्रिया होती है, या यौन संबंध बोल सकते हैं, जिसके कारण क्या हो सकते हैं, अनेक रोग हो सकते हैं। वो कौन कौन से रोग होते हैं जो लैंगिक क्रिया के द्वारा होते हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं कि जीवाणु जनित कौन से रोग होते हैं। जीवाणु जनित आपके दो रोग होते हैं, एक तो आपका है गोनोरिया रोग। इसमें हम सिर्फ रोगों के नाम के बारे में बात करेंगे, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ रोगों के नाम ही बताना है। इनके पूर्व प्रमुख लक्षण वक्षण, इनके कार्य किस प्रकार, इनको किस प्रकार शरीर से भाई हम लोग स्वस्थ हो सकते हैं, उनके बारे में, उपाय के बारे में बात करेंगे। वो इस रोग का विस्तार पढ़ेंगे तो ही पढ़ेंगे। अभी हम बात करेंगे कि लैंगिक संचरण के कारण कौन कौन से रोग हो सकते हैं। आपको पहले ये पता होना चाहिए जीवाणुओं के कारण कौन से रोग होते हैं। जीवाणु के कारण दो रोग हो सकते हैं, एक तो आपका हो सकता है गोनोरिया रोग है, और दूसरा आपका कौन सा होता है, सिफिलिस रोग। जीवाणु के कारण लैंगिक संचरण की क्रिया से दो रोग हो सकते हैं। पहला आपका रोग है इसमें गोनोरिया, जिसको गोनेरिया भी बोलते हैं कहीं, और दूसरा आपका कौन सा हो गया, सिफिलिस रोग हो गया। और विषाणु जनित की बात करते हैं, विषाणु के द्वारा कौन से दो रोग हो सकता है। एक तो बहुत सारे लोगों को मत्स्य वाली प्रॉब्लम रहती है, मस्सा रोग हो सकता है। दूसरा आपका ये बहुत ही भयंकर रोग है जिसके बारे में आप लोग जानते हैं, HIV वायरस के कारण कौन सा रोग होता है, एड्स रोग होता है। तो ये देखो आपके रोगों का लैंगिक संचरण, लैंगिक क्रिया के द्वारा कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो जीवाणु द्वारा ये दो रोग हो सकते हैं, गोनोरिया रोग हो सकता है, सिफिलिस रोग हो सकता है। और हम बात करें विषाणु द्वारा कौन से रोग फैल सकते हैं। विषाणु द्वारा आपके दो रोग बता रखे हैं कि बहुत सारे लोगों को ये मत्स्य वाली प्रॉब्लम होती है। वो किसके कारण होती है, विषाणु के कारण होती है, विषाणु जनित के कारण होती है आपके शरीर में। तो एक तो हो गया आपका मत्सा हो गया, सेकंड हो गया आपका एड्स रोग हो गया, जो HIV वायरस के कारण होता है। अब इन रोगों को कम कैसे किया जा सकता है, कि इन रोगों से बचा कैसे जा सकता है। तो आपको पता है जब भी लोग लैंगिक क्रिया करते हैं, तो लैंगिक क्रिया करते समय आपको उनको ध्यान रखना चाहिए भाई इस रोग से बचा तो नहीं जा सकता, लेकिन उसका प्रभाव तो अपना कुछ सीमा कम की जा सकती है। तो अब आपको पता होगा कि हम लोग कंडोम का उपयोग करके इन रोगों का संचरण कुछ सीमा तक कम या उस सीमा तक रोकना संभव है। ऐसे नहीं कि पूरा रोका जा सकता है, पूरा तो रोकना इम्पॉसिबल है। जिस व्यक्ति को ये रोग होता है लैंगिक क्रिया के द्वारा, वो आपको पता है दूसरे व्यक्ति को ये रोग हो जाता है। जो पहले इस रोग से पीड़ित है उसी को होगा, बाकी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं हो सकता। हमेशा ये रोग लैंगिक संपर्क में, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है, नर और मादा दोनों युग्म आपस में संपर्क में आते हैं, तो ये रोग हो सकता है। इनमें से एक व्यक्ति पहले से पीड़ित हो सकता है, या इसका कारण एक और हो सकता है। ये रोग अपने कुछ रोग ऐसे भी होते हैं इनमें से जो आनुवंशिक होते हैं, जो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी होते रहते हैं, उनके माता पिता को होते हैं, उनके संतान को भी ये रोग हो सकते हैं। अब ऐसा कभी नहीं
कुछ लोगों में ये रोग आनुवंशिक भी होते हैं, क्योंकि ये आपको पता होगा सबसे पहले उत्पन्न कहाँ से होगा, यदि उसने लैंगिक क्रिया की ही नहीं तो ये रोग कहाँ से आया। तो हो सकता है कि उनके आनुवंशिक हो सकता है, उनके उनकी जनरेशन में, उनकी माता पिता में ये रोग हो सकता है, उसके कारण उसके संतान में भी ये रोग मतलब सूक्ष्म वायरस है वो जन्म के साथ में उत्पन्न हो सकता है शरीर में। इसके बाद हम बात करेंगे आपका गर्भरोधन क्या होता है। आपको पता होगा गर्भ धारण को रोकना ही क्या होता है। रोधन का मतलब रोकना, रोधन का मतलब क्या होगा गर्भ धारण। गर्भ धारण का मतलब होता है एक माँ की कोख में जो आपका गर्भ होता है, भ्रूण होता है, उसको रोकने को क्या बोलते हैं, गर्भरोधन बोलते हैं। गर्भरोधन की आपसे परिभाषा पूछें, गर्भरोधन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि गर्भ धारण को रोकना। एक माँ के पेट में या उदर में जो आपका भ्रूण विकास कर रहा है, उस भ्रूण के विकास को रोकना आपका कहलाता है गर्भरोधन कहलाता है। गर्भरोधन के कौन कौन से प्रकार है, इसकी अनेक विधियां हैं। अनेक विधियों द्वारा हम लोग गर्भरोधन को रोक सकते हैं। कौन कौन सी विधियां, उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, जो आज के समाज में इस प्रकार की विधियों का उपयोग भी होता है, आपको पता होगा। तो गर्भरोधन के प्रकार है, इसमें अपना फर्स्ट टॉपिक है अपना यांत्रिक अवरोध। तो बात करते हैं यांत्रिक अवरोध क्या होता है। यांत्रिक अवरोध का मतलब होता है कि शुक्राणु को अंड कोशिका तक नहीं पहुंचने दिया जाता। ये आपकी भाई नर और मादा युग्म का निषेचन की प्रक्रिया कब होगी, जब आपके जो शुक्राणु होते हैं वो अंड कोशिका से मिलते हैं। जब तक मिलेंगे नहीं तब तक निषेचन होगा नहीं, निषेचन नहीं होगा तो आपका भ्रूण का निर्माण नहीं होगा। तो क्या हो रहा है कि यांत्रिक अवरोध आपकी कौन सी विधि है, गर्भरोधन के प्रकार में शुक्राणु को अंड कोशिका से या अंड कोशिका तक पहुंचने नहीं दिया जाता। उसका भाई कैसे नहीं पहुंचने दिया जाता, इसके दो उपयोग हो सकते हैं। पहला कि जो आपके शरीर का जो नर का शरीर होता है, उनमें जो शीर्षण भाग होता है उसको ढकने वाले कौन सा, उसको ढकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कंडोम का उपयोग किया जाता है। पहला जो नर होते हैं वो नर जितने भी होते हैं वो शीर्षण को कंडोम से ढककर शुक्राणु को अंड कोशिका से नहीं मिलने दे सकते, पहला ये उपयोग कर सकते हैं। दूसरा जो मादाओं में योनि में रखे जाने वाले, जिसका नाम आपका दे रखा है सर्वाइकल केप बोलते हैं उसे। जैसे पुरुषों में अपना कंडोम का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार मादाओं में अपना सर्वाइकल केप का उपयोग करके हम लोग शुक्राणुओं को अंड कोशिका से मिलने नहीं देते। ये तो आपका हो गया यांत्रिक अवरोध। आप बोलोगे सर इस प्रकार की ये अपने सामग्री मिलेगी कहाँ आपको, जितने भी आपके मेडिकल शॉप हैं उन मेडिकल शॉप पर ये सामग्री आपको उपलब्ध है, मिल सकती है। ठीक है, आगे चलो। तो ये हो गया, पहले हो गई अपने आपकी कौन सी विधि होगी, गर्भरोधन के प्रकार की पहली विधि आपकी यांत्रिक अवरोध हो गई। दूसरी हम बात करते हैं, दूसरी है आपकी रासायनिक तकनीक। तो रासायनिक तकनीक का मतलब है गर्भरोधन के प्रकार की बात करता है। उसमें तो क्या होता है, पहली जो आपकी यांत्रिक अवरोध है उसमें तो आपका निषेचन होता ही नहीं। निषेचन नहीं होगा तो आपका गर्भ का निर्माण नहीं होगा, उसको रोधन करने की जरूरत, उसको रोकने की जरूरत हो तो आपका है कि इससे पहले से बचने के लिए आपको वो विधि है यांत्रिक। अब रासायनिक तकनीक की बात करते हैं कि मान लो कि मादा में जो अंड है, अंड को नहीं बनने देना। रासायनिक तकनीक किस प्रकार पे बात क्या होती है, रासायनिक तकनीक होती क्या है, मतलब मादा में अंड को नहीं बनने देना। अंड कोशिका जब शुक्राणु से मिलेगी तो अंड का निर्माण होता है। अब अंड का निर्माण नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, उसके आपके उपयोग है। इसके लिए क्या होती है, दवाई ली जाती है, अलग अलग टेबलेट काम ली जाती है जो हार्मोन के संतुलन को परिवर्तित कर देती है। जो हार्मोन के संतुलन को क्या कर देती है, परिवर्तित कर देती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसका मादाओं के शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इससे मादाओं के शरीर पर क्या पड़ता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है कि कुछ कंडीशन ऐसी भी हो सकती हैं कि आने वाले समय में यदि आप ज़्यादा दवाई का, ज़्यादा टेबलेट का उपयोग करते हो तो आपकी अंड बनना मुश्किल हो सकता है। मतलब आगे लंबे समय तक मान लो आप ये टेबलेट का उपयोग कर भी करते हो तो उसके कारण में आने वाले समय में ना तो आपके शुक्राणु अंड कोशिका से निषेचन होगा, निषेचन नहीं होगा तो आप किसी मादा द्वारा संतान पैदा करने की क्षमता नहीं होगी। वो संतान पैदा करने की क्षमता खो चुकी है। उसके शरीर में जो हार्मोन होते हैं वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न नहीं होंगे तो अंड कोशिका का निर्माण नहीं होगा तो शुक्राणु का उससे निषेचन नहीं होगा तो किसी महिला में संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। तो एक बात ध्यान रखना, ये टेबलेट होती है हमेशा आपको पता है, इनका उपयोग नहीं करना चाहिए, इसका शरीर के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये दूसरी विधि होगी आपकी गर्भरोधन के प्रकार की। तीसरी विधि आपकी कौन सी है, तीसरी है आपकी IUCD के पहले अपने को पूरा नाम पता होना चाहिए। आई का मतलब क्या हो गया, इंट्रा। ठीक है, आई का नाम हो गया इंट्रा,
यू का मतलब क्या हो गया, यूटेराइन, यू का मतलब क्या हो गया, यूटेराइन। और सी का मतलब क्या हो गया, कॉन्ट्रासेप्टिव। और डी का मतलब क्या हो गया, डिवाइस। ये इस प्रकार का उपकरण है। उपकरण का नाम वो तो आपका इंग्लिश में दिया हुआ है, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। उसका हिंदी में जो अर्थ दे रखा है वो आपका क्या दे रखा है, अंतर्गर्भाशयी गर्भ निरोधक उपकरण। आप सोच रहे होंगे सर इंग्लिश तो थोड़ी मेरे को कमी आती है, लेकिन फिर भी मैंने आपको आई का नाम बता दिया इंट्रा, यू का यूटेराइन, और सी को क्या बता दिया, कॉन्ट्रासेप्टिव, और डी का डिवाइस। डिवाइस का मतलब उपकरण होता है, थोड़ा थोड़ा इंटर का मतलब अंदर अंदर हो गया। तो जो अंतर्गर्भाशयी गर्भ निरोधक उपकरण, तो ये आपका उपकरण है। इस उपकरण में किसका उपयोग किया जाता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। एक लूप होता है, लूप बोल सकते हैं उसे, कॉपर टी बोल सकते हैं। कॉपर टी को गर्भाशय के अंदर स्थापित किया जाता है। उसकी एक अवधि होती है, जैसे 3 साल की, 5 साल की, 5 साल तक मतलब वो उसका असर रहता है आपके शरीर में उस उपकरण का। तब तक संतान अंड का निर्माण नहीं होता है भाई। वो अलग अलग अवधि का कॉपर टी आपका लूप होता है, जिसको गर्भाशय के अंदर, महिलाओं के गर्भाशय के अंदर डॉक्टर के द्वारा स्थापित किया जाता है, जिसकी एक समय अवधि होती है। किसी कॉपर्टी की 3 साल होती है, किसी की 5 साल होती है, किसी की 2 साल होती है। तब तक अंड कोशिका का निर्माण नहीं होता। अंड कोशिका का निर्माण नहीं होता तो कोई भी महिला प्रेग्नेंट नहीं होती। तो ये है आपके एक तो गर्भरोधन का प्रकार, ठीक है, जिसका नाम है अंतर्गर्भाशयी गर्भ निरोधक उपकरण, जिसको बोलते हैं सीधा सा शॉर्टकट भाषा में IUCD। वो आपकी होती है कॉपर टी या लूप, जिसको गर्भाशय के अंदर स्थापित किया जाता है। और चौथा होता है आपका ये शल्य क्रिया। शल्य क्रिया में तो आपकी नसबंदी होती है, आपको पता ही होगा। नसबंदी पुरुषों के अंदर भी होती है, महिलाओं के अंदर भी होती है, दोनों के अंदर होती है। आपकी शल्य क्रिया तकनीक का मतलब होता है जिसके अंदर चीरा फाड़ा होता है। चीरा फाड़ा का मतलब होता है जो आपके शरीर में, पुरुषों में नसबंदी कैसे होती है, जो शुक्र वाहिनी होती है, शुक्र वाहिनी द्वारा वो शुक्राणु कहाँ पर पहुंचाया जाता है, शिश्न तक पहुंचाया जाता है। अब पीछे से यदि शुक्र वाहिनी को काट दिया जाता है तो वो नसबंदी हो गई। और वैसे ही अपनी महिला में कैसे होगी, महिला में अपनी वो ट्यूबेक्टोमी होती है। ट्यूबेक्टोमी का मतलब होता है कि जो आपकी अंड वाहिका होती है उसको काट दिया जाता है। इसका मतलब अंड निर्माण तो जरूर होगा आपका अंडाशय का, लेकिन वो उनको आगे गर्भाशय तक पहुंचाया नहीं जाएगा, नहीं पहुंचे, अंड कोशिका तक पहुंचेंगे ही नहीं। तो नहीं पहुंचेंगे तो आपकी उसको नसबंदी बोलते हैं। नसबंदी का मतलब क्या है, नसबंदी हमेशा पुरुषों में होता है। पहला आपका नसबंदी हो गया, पुरुषों में शुक्र वाहिकाओं को रोक कर, अब हो सकता है डॉक्टर उसको रोक सकता है, काट सकता है, क्या करेगा, तो शुक्राणु के स्थानांतरण को रोकना। अब आपको पता है शुक्राणु के स्थानांतरण यदि रुक जाते हैं तो वो मादाओं के शरीर में प्रवेश नहीं करेंगे तो अंड कोशिका के साथ उनका निषेचन नहीं होगा तो किसी महिला के प्रेग्नेंट होने की संभावना 0% हो जाएगी। ये आपकी नसबंदी होगी पुरुषों में, वो आपकी शुक्र वाहिकाओं को रोककर, सीधी सी बात है, शुक्र वाहिकाओं को रोककर नसबंदी की जाती है। और आपकी ट्यूबेक्टोमी क्या होती है, ट्यूबेक्टोमी के बारे में आप जानते होंगे, ये एक प्रकार की महिलाओं में नसबंदी है। नसबंदी किस प्रकार होती है, महिलाओं में अंड वाहिनी को अवरुद्ध कर, वो सेम ही बात है, उसमें आपकी शुक्र वाहिकाओं को किया जाता है, उसमें आपकी किसको किया जाता है, अंड वाहिनी को अवरुद्ध करे, अंड के स्थानांतरण को रोकना। एक साइड दोनों के एक पति पत्नी होती है, दोनों में यदि आप लोग रोकना चाहते हो तो दोनों में नहीं करना जरूरी इसमें। अब दोनों में से एक करेगा तो भी संतान पैदा नहीं कर सकता, दोनों के करवाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ज्यादातर होता है आपका जो नसबंदी होती है ट्यूबेक्टोमी महिलाएं करवाती है, पुरुष तो करवाते नहीं, पुरुष भी करवा सकते हैं, महिलाओं की कोई जरूरत नहीं है। पुरुष को बोलते हैं, पुरुष में क्या किया जाता है, उनकी वो शुक्र वाहिकाएं होती हैं उनको रोक दिया जाता है। शुक्र वाहिकाओं को रोक कर जो शुक्राणु के स्थानांतरण को रोक देते हैं तो पुरुष में वो नसबंदी बोलते हैं। उसी प्रकार जो आपकी ज्यादातर इंडिया में तो 95 के 100% ही मान लो आप, 100% जो अपनी ट्यूबेक्टोमी है वो नसबंदी वो महिलाएं करवाती है। तो उसमें क्या होती है, महिलाओं की जो अंड वाहिनी होती है उस अंड वाहिनी को अवरुद्ध कर दिया जाता है, जिसमें से अंड का स्थानांतरण नहीं होता है तो वो महिला उसके बाद में प्रेग्नेंट नहीं होती है। जब महिला नसबंदी करवा लेती है 2-3 बच्चे होने के बाद में तो आगे संतानें पैदा नहीं होती। क्योंकि संतान पैदा क्यों नहीं होगी, नहीं होने का कारण है कि उन्होंने नसबंदी करवा चुके हैं। एक अपना छोटा सा टॉपिक है भ्रूण हत्या। तो भ्रूण हत्या वही लोग करवाते हैं। एक तो इस भ्रूण हत्या के कारण भाई लोग पहले, आज के टाइम में आपको पता है डिजिटल इंडिया आ गई है, डिजिटल इंडिया में हर कोई लोग पहले पता कर लेता है कि जो आपका पेट में भ्रूण है वो लड़की है या लड़का है। कुछ लोग क्या करते हैं कि
उनकी मानसिक सोच भी इस प्रकार होती है कि हमें तो लड़का चाहिए, हमें तो लड़का चाहिए, जिसके कारण वो क्या करते हैं, भ्रूण के अंदर लड़कियों की हत्या कर देते हैं, जिसके कारण हमारे देश का लिंगानुपात में काफ़ी अंतर आ चुका है। अलग अलग राज्यों का लिंगानुपात अलग अलग है। एक दो राज्य हैं जहाँ पर पुरुषों की तुलना महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, लेकिन एक दो राज्य से क्या होगा, राज्य तो अपने 28 है, 28 में से यदि बराबर होंगे तो आपको पता है बहुत सारे लड़कों की शादी नहीं होती पाती। उसका कारण ये हो जाता है कि भ्रूण हत्या। तो आपको पता है भ्रूण को गर्भाशय में ही मार देना क्या कहलाता है, आपका भ्रूण हत्या कहलाता है। डिजिटल इंडिया के सदुपयोग से ज़्यादा दुरुपयोग भी है। आपको पता, जितने इसके सदुपयोग है उतने दुरुपयोग है, क्योंकि जब ये दुनिया में इस प्रकार की खोजें हुई है तो पहले ही पता लगा लिया जाता है कि भाई माँ के पेट में बच्चा है या बच्ची है। उसी के कारण बहुत सारी कन्या हत्या होती है, भ्रूण हत्या होती है। ज़्यादातर आप देखते हो लड़कों की हत्या कोई नहीं करता, लड़कियों की बारी आती है। छोटी बच्चे होते हैं भ्रूण में, जब छोटा बच्चा होता है लड़की है तो उसको मतलब अबॉर्शन करवा दिया जाता है या उसको रोक दिया जाता है। तो ये अपना आज का लेसन पूरा हो गया। जीव जनन कैसे करते हैं आज का इसमें अपना टॉपिक मैंने बता दिया। पहले हम बात कर ली जनन स्वास्थ्य के बारे में और रोगों का लैंगिक संचरण, लैंगिक क्रिया के कारण कौन कौन से रोग हो सकते हैं। विषाणु के कारण भी हो सकते हैं, जीवाणु के कारण भी हो सकते हैं। 2 रोग आपको मैंने जीवाणु के कारण बताए हैं, 2 रोग मैंने आपको विषाणु के कारण बताए। विषाणु वाले रोग आप जानते हो, एड्स या ये जो रोग होते हैं वो लैंगिक क्रिया के द्वारा होते हैं। शरीर में नर और मादा युग्मक दोनों के मिलने से लैंगिक संचरण के कारण ये रोग होते हैं। और उसके बाद हमने बात की गर्भरोधन की। वो गर्भधारण को रोकना ही आपका गर्भरोधन कहलाता है। और गर्भरोधन के प्रकार, जिसमें मैंने आपको 4 विधियां बताई, चारों विधियां अलग अलग हैं। चारों विधियों का उपयोग करके गर्भरोधन को रोका जा सकता है। और लास्ट में भ्रूण हत्या की तो हमने बात कर ली। भ्रूण को मारना एक भ्रूण हत्या होता है। भ्रूण हत्या के रूप में आपको पता है कन्या का भ्रूण हत्या, इनका आप हिंदी का जो बड़े बड़े लेख भी इसमें लिखे हुए हैं, आपका एग्जाम इसका आता भी स्पेशल से कन्या भ्रूण हत्या पर आप एक लेख लिखिए। तो आपके डिजिटल इंडिया का असर तो आ ही रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो ये था अपना लेसन, जीव जनन कैसे करते हैं, आपका पूरा हो गया। अगला वीडियो हम लेके आएंगे इसके क्वेश्चन आंसर। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।